हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की PT 365 की मैगजीन कर रहे थे। इसमें मैं ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। आज मैं अपनी थर्ड टॉपिक स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज का फर्स्ट टॉपिक है इम्पीचमेंट ऑफ US प्रेसिडेंट। USA के जो थर्ड प्रेसिडेंट USA के थर्ड प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की गई है। अब देख लेते हैं कि इंडिया और USA की प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। जो इंडिया में प्रेसिडेंट को, पहले एक बार इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया का क्या है? इंडिया में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है वो अंडर आर्टिकल 61 है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में ही हटाया जाता है। अगर हमको पहले एक रिजोल्यूशन पास करना होता है, प्रेसिडेंट को अगर हमने रिमूव करना है तो कोई भी हाउस या लोकसभा या राज्यसभा कोई भी इनिशिएट कर सकती है इसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, और 14 दिन का नोटिस हमें प्रेसिडेंट को देना होता है। और रिजोल्यूशन पास करने के लिए जिस भी हाउस ने स्टार्ट किया है उसको 1/4 ऑफ मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। ठीक है। इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। These charges should be signed by the 1/4 of the members and a 14 days notice should be given to the president. एक बार जब impeachment resolution पहले हाउस से पास हो गया है, वो मेजोरिटी ऑफ 2/3 से पास होना चाहिए। उसके बाद वो दूसरे हाउस पे जाता है तो वो इन्वेस्टिगेट करता है। अगर दूसरे हाउस को लगता है कि हाँ चार्जेस सही हैं तो वो रिजोल्यूशन मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट को उसकी गद्दी से रिमूव कर दिया जाता है। अब USA में देख लेते हैं। USA में क्या है, जो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, ट्रेजन, ब्राइबरी, अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडेमेनर किसी में भी कर सकते हैं। और इसमें जो इनिशिएट होती है प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस में होता है, जबकि इंडिया में कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से। एक बार सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो इसके बाद अपर हाउस में जाता है ये रिजोल्यूशन। वो एक कोर्ट की तरह काम करता है जो कि एविडेंस देखता है। एट द कंक्लूजन ऑफ दिस हियरिंग, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम ऑफिस ओनली इफ 2/3 ऑफ द सीनेटिव वोट्स फॉर इट। अगर 2/3 ऑफ द वोट उसके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में वोट कर दे। तो गाइज, ये आपको समझ में आ गया इंडिया और USA की इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। सेकेंड न्यूज़ है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको पता ही है कि निर्भया केस कब से चल रहा था, अब तो उनको फांसी हो चुकी है। प्रेसिडेंट ने उनकी मर्सी प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। अब आर्टिकल 72 के अंडर ही होती है जो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास ही 5 पावर होती है: पार्डन की, कॉम्यूटेशन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। पार्डन में क्या होता है, वो डेथ सेंटेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब फांसी बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, रोक दी जाती है। कॉम्यूटेशन में क्या होता है, उसकी क्वालिटी चेंज कर दी जाती है पनिशमेंट की। लाइक अगर किसी को डेथ सेंटेंस गिवन है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा, मतलब कि क्वालिटी चेंज कर देंगे। रिप्रीव में क्या करते हैं, टेम्परेरी सस्पेंशन करते हैं डेथ सेंटेंस का। जैसे आपने देखो निर्भया केस में बार बार फांसी को लटकाया जाता है, पोस्टपोन, मतलब कि पोस्टपोन कर देना डेथ सेंटेंस को। रिस्पाइट का मतलब क्या है कि कुछ ग्राउंड्स को लेके, मतलब कि रहम करके जाइए, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है या फिर कोई कैदी ऐसा है जो किसी ऐसी बीमारी से गुजर रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको लेस पनिशमेंट दे देते हैं। रेमिशन का मतलब क्या है, किसी जो पनिशमेंट है उसको अमाउंट रिड्यूस कर देना। अगर किसी को 7 साल की सज़ा तो उसको 5 साल की कर देना, अगर 10 साल की तो 7 साल की कर देना। तो मेरे हिसाब से आपको ये पांचों में डिफरेंस समझ में आ गया हो। गाइस, कई लोग ना इसमें कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, स्पेशली ये रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, 4-5 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होगे। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर्स in all the cases where the punishment or the sentence is by court martial, in all the cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to matter to which the executive power of the union extends। कहीं भी किसी भी केस में प्रेसिडेंट अपनी ये पावर शो कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ डेथ। हाउएवर जो पार्डनिंग की पावर है वो प्रेसिडेंट के बाउंड होती है, मतलब एक्सरसाइज होती है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो एडवाइस किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही करता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली ये डिमांड ये कि हम जो रिजर्वेशन की प्रोविज़न है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप या अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, वो हम 9th शेड्यूल में डालेंगे। अब 9th शेड्यूल है क्या, क्योंकि वैसे तो 9th शेड्यूल आया था, वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या आया था 1951 में। इसमें 2 आर्टिकल्स हमने ऐड किया था, 31A, 31B। सो दैट इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी लॉज रिलेटेड टू द एग्रीगेरियन रिफॉर्म एंड द एबोलिश। और हमने इस वक्त जमींदार सिस्टम एबोलिश कर दिया था। अब जमींदार सिस्टम एबोलिश करने का इसके पीछे मोटिव यही था क्योंकि उस वक्त इंडिया को क्या करना था,
अपने आप को डेवलप करना था। तो अगर वो किसी की भी ज़मीन नहीं लेगा तो वो डेवलप कैसे करेगा? तो इसीलिए इस राइट टू प्रॉपर्टी को भी हमने क्या करा था, एक फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया था। ठीक है, हाउएवर विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमने लास्ट न्यूज़ में पढ़ चुके हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के फॉलो करके ही हम ये सब करते हैं। तो कोई भी एक्ट जो 9th शेड्यूल में ऐड होता है वो क्या करता है, गेट्स रेजिस्टेंट फ्रॉम एनी एनरोचमेंट फ्रॉम जुडिशरी इवन इफ इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन यूजर। जो आईआर कोहलियो केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था जो भी लॉज 9th शेड्यूल में रखे जाएंगे वो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ओपन है, मतलब जुडिशली उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है। क्योंकि कैसा हुआ था, जब 9th शेड्यूल के लिए बोल दिया था कि इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, तो जो पार्लियामेंट थी वो बहुत लाज ऐसे रखने लग गई थी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। ठीक है, तो इसलिए ये केस आया था। तो इसमें ये बोल दिया था कि हाँ जुडिशियल अपना रिव्यू मतलब स्क्रूटनी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला था कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज होंगे उनको उनके ड्यूअल टेस्ट होगा वैलिडिटी का। पहली, ना तो वो किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट करने चाहिए, दूसरा ना वो 5 बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करना चाहिए। अगर तो ये दोनों कंडीशन सही हैं तो वो लॉ सही है, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो उस लॉ को क्या कर सकती है, डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आपको समझ में आ गया 9th शेड्यूल क्या है, उसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, आई होप सो गाइज आपको ये समझ में आया होगा। देखो जो इनिशियली थी ना वो हमारे 8 शेड्यूल थे। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके बाद हमारा 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल आया था। 9th शेड्यूल 1951 में आया था, सेकेंड शेड्यूल हमारा 10th शेड्यूल हमारा 1985 में आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ जो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ करता है। फिर उसका 11th शेड्यूल आया था हमारा पंचायती राज आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और 12th शेड्यूल हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए आया था जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों 1992 में आया था। ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं पॉलिटी की क्लासेस लेके आने वाली हूँ कमिंग मंडे से, तो उसमें हम सब कवर करेंगे एक एक टॉपिक, तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट देखते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो OCI जो कार्ड होल्डर हैं वो दे डू नॉट इंजॉय फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी हैं वो OCI जो कार्ड होल्डर्स हैं वो इंजॉय नहीं कर सकते। OCI स्कीम है क्या? जो OCI स्कीम तो वो इंट्रोड्यूस करी थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 1955 को अगस्त 2005 में अमेंड करके इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो भी फॉरेन नेशनल जो सिटीज़न ऑफ इंडिया था कब 26 जनवरी 1950 में या फिर कभी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया रह चुका था और बिलोंग टू अ टेरिटरी डैट बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947 इज़ एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज OCI, और उसका माइनर चिल्ड्रन भी OCI के लिए एलिजिबल है। मतलब कि अभी वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, हाँ वो इंडिया का NRI है, अभी वो रहता है बाहर, लेकिन अगर वो कभी इंडिया रहता था या फिर 15 अगस्त से पहले उस टेरिटरीज़ में रहता था जो अब इंडिया के कंट्रोल में है तो वो OCI होल्डर है। ठीक है, और उसका जो माइनर चिल्ड्रन है वो भी OCI होल्डर है, एलिजिबल है। हाउएवर लेकिन अगर वो एप्लीकेंट कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का सिटीज़न रह चुके हैं तो वो एलिजिबल नहीं है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाने के लायक। OCI होल्डर्स ना उनको वोटिंग राइट्स मिलते ना वो गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं, लेकिन उनको स्टैट्यूटरी राइट्स हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो रजिस्टर्ड OCI है वो इंडिया में जितनी मर्जी बार मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ और लाइफ लॉन्ग वीज़ा, मतलब कि उन्हें बार बार वीज़ा लेने की जरूरत है, लाइफ लॉन्ग उनका वीज़ा है। OCI इज़ वैसे तो उनको NRI वाले वही राइट्स हैं, मतलब इकोनॉमिक भी, फाइनेंशियल भी, एजुकेशनल, लेकिन वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ इंडिया में एक्वायर नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए OCI और NRI के राइट्स में भी क्या डिफरेंस है। ठीक है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स में तो सेम राइट्स है, लेकिन वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशनल प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर सकते। रजिस्टर्ड OCI इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जो भी रजिस्टर्ड OCI है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता किसमें, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पे। ठीक है, जब भी वो इंडिया आता है, जैसे जो फॉरेन नेशनल्स हैं कभी वो इंडिया आते हैं तो उनको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन OCI होल्डर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है, मतलब करवाना ही नहीं है उन्हें। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ कहते हैं UN इज़ नॉट अ स्टेट। दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, अंडर आर्टिकल 12 क्या है, स्टेट को हमने क्या क्या डिफाइन किया है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। मतलब कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज वाइदर इट इज़ पंचायत और द म्यूनिसिपैलिटीज़
और वो बॉडीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हैं, जैसे ये सारी कंपनीज होगी IOCL, BPCL या फिर BHEL, ठीक है, BSNL, ये सब क्या है, LIC वगैरह, ये सब आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में आती है। गवर्नमेंट ने ये भी स्टेट किया है, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ लीगल सूट अगेंस्ट द UNO एज इट इज़ नॉट अ फॉरेन स्टेट एंड इज़ ओनली एन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। जो UNO है वो एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट को कंसेंट नहीं चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर उसको इनिशिएट करना लीगल सूट अगेंस्ट UNO। सेक्शन 86 बोलते हैं CPC का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, दैट अ फॉरेन स्टेट मे बी सूड इन एनी कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। गाइस ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना आपको पता चलना चाहिए क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आर्टिकल 87 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या होता है, एड्रेस करता है, ठीक है। ये स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कब करता है, ये 2 बार करता है। एक तो जब न्यू लोकसभा आती है, जैसे हर 5 साल बाद लोकसभा न्यू आती है, तो सबसे फर्स्ट वो उनको एड्रेस करता है एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। और उसके बाद और कब करता है, हर साल के पहले सेशन पे करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट एड्रेस कंटेन लेजिस्लेटिव एंड द पॉलिसी प्रपोजल दैट द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इनिशिएट। 164(3) इसमें क्या, जो गवर्नर है वो ओथ देता है मिनिस्टर्स को, ठीक है। जैसे अपने पार्लियामेंट में जो MPs होते हैं उनको ओथ कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। इधर मिनिस्टर्स को ओथ कौन देता है, गवर्नर देता है, ठीक है। जितनी भी तरह की ओथ है वो 3rd शेड्यूल में अपने मेंशन है। शेड्यूल रिक्वायर्स द ओथ टेकर आइदर टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड या सोलेमनली अफर्म, ठीक है। जो मिनिस्टर्स हैं वो 2 तरह की ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड द सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर, ठीक है गाइज। आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो कमीशन को सेटअप कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अंडर दिस कमीशन हेडेड बाय द जस्टिस जी रोहिणी ये फॉर्म हुआ था टू लुक इनटू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड। देखो गाइज पूछ लेते हैं कि ये जस्टिस जी रोहिणी कमीशन ये किससे रिलेटेड था, तो ये थोड़ा सा ना आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये हमने OBC के अंडर अगर सब कैटेगराइज करना है तो ये उससे रिलेटेड था, ठीक है। पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड था या फिर मतलब कि एक तो यही दे देंगे कि OBC से रिलेटेड था या फिर किसी जजमेंट से रिलेटेड, तो जो भी है ये तो आपको याद रखना चाहिए। आर्टिकल 371 और 371J क्या है, देखो ये जो पार्ट है वो 21st कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 का हिस्सा है और ये ग्रांट कर द टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट। कुछ स्टेट्स को ये स्पेशल प्रोविज़न देता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ आर्टिकल 371 ही था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर आर्टिकल 371A से लेकर J तक इनकॉर्पोरेट हो गई। जो आर्टिकल 371 है वो डील करता है स्पेशल प्रोविज़न ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, 371A नागालैंड, B करता है असम से, C मणिपुर, D एंड E आंध्र प्रदेश, F सिक्किम, G मिज़ोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा, J कर्नाटका। गाइस ये हम ना वैसे सब पॉलिटी में पढ़ेंगे, आप मेरे साथ क्लासेस लगाइए, मैं आपको इन सब की ट्रिक बताऊंगी लर्न कैसे करने हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये सब करेंगे हम, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है मैंने भी कैसे लर्न किया था, तो मैं वही आपको ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया पर मैं थोड़ा सेकंड पार्ट आज स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि मैगजीन्स बहुत हैं। हाँ, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री कमेटी, अभी रिसेंट सेशन जो पार्लियामेंट का रिसेंट सेशन है उसमें ये देखा गया है कि जो कुछ बिल्स है ना वो बिना पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटीज़ के बिना इन्वेस्टिगेशन के ये बिल पास हो रहे हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, 2 तरह की कमेटीज़ होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एड हॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, जो परमानेंट होती है, मतलब हर साल बनती ही बनती है, ठीक है। एड हॉक कमेटी क्या होती है, वो किसी प्रोविज़न के लिए टेम्परेरी बनती है और जब वो काम हो गया तो उसको क्या करते थे हम सीज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा गया सर्टेन बिल्स वर पास विदाउट द स्क्रूटनी बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग, स्क्रूटनी मतलब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंशन है, याद रखना क्या है, मेंशन है, पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन उसका कुछ भी कंपोजिशन टेनर ये कुछ भी मेंशन नहीं है। ये जो भी होता है ना ये दोनों हाउसेज ही देखते हैं एज पर द रूल्स ऑफ द 2 हाउसेज। ये करती क्या है, जो पार्लियामेंट्री का काम क्या है, दे इंश्योर डिटेल स्क्रूटनी एंड अपहोल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करती है, नॉन पार्टीशन मैनर में काम करती है, अपोजिशन का प्ले करती है टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव,
एंगेज विद रिलेटिव स्टेक होल्डर्स, एंश्योर फाइनेंशियल प्रूडेंस। तो आपको समझ में आ गया पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या काम है और न्यूज़ में क्यों थी ये भी आपको पता चल गया। ठीक है गाइस, ये जैसे छोटी छोटी न्यूज़ होती है ना, इसमें ये कोई नहीं पूछेगा कि ये क्यों था, लेकिन जो इसके अंदर जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आपको ये स्टैटिक जो न्यूज़ है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एथिक्स कमेटी। लोकसभा एथिक्स कमेटी ने डिसाइड किया है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म करेगी फॉर लोकसभा एमपीज। लोकसभा के एमपीज जो एथिक कमेटी थी वो पहली बार राज्यसभा में जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो 1997 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और लोकसभा में 2000 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। एथिक्स कमेटी इन लोकसभा में एथिक्स कमेटी में 15 मेंबर्स ही होते हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर हो सकते हैं। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये एनफोर्स करती है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एग्जामिन करती है कि कोई मिसकंडक्ट ना कर रहा हो एंड रिकमेंड द अप्रोप्रिएट एक्शन। जो कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आया था राज्यसभा में वो 2005 में आया था। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब इसमें क्या है, ये कोई न्यूज़ में नहीं पूछा, मतलब कोई भी नहीं पूछेगा यूपीएससी में, लेकिन एथिक्स कमेटी से रिलेटेड पूछ सकता है कि एथिक्स कमेटी है क्या, उसमें कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। ठीक है, रफल फाइटर जेट का एक इशू हुआ था जिसमें जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है अगेंस्ट किसके, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। अब प्रिविलेज मोशन क्यों पास करते हैं। प्रिविलेज मोशन कोई भी मेंबर पास कर सकता है अगेंस्ट अनदर मेंबर अगर उसे लगता है कि या तो उसे मतलब कि या तो उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है या फिर उन्होंने किसी इन्फॉर्मेशन को हाइड किया है। अगर किसी मेंबर को ऐसा लगता है तो वो क्या करता है, वो प्रिविलेज मोशन को पास कर देता है। तो इसीलिए राफेल फाइटर जेट डील के इशू में प्रिविलेज मोशन पास किया गया किसके अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के। ठीक है, वैसे तो देखो बहुत मोशंस होते हैं जो पार्लियामेंट में पास होते हैं, जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, सेंशर मोशन हो गया, प्रिविलेज मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में, हमने यही पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो, आपको सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इतना आप ये देख लेना। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते क्या हैं, देखो इसको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 105 में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और आर्टिकल 194 में स्टेट लेजिस्लेचर उनके और उनके मेंबर्स के प्रिविलेजेस हैं। अब ये प्रिविलेजेस क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द हाउस एंड इंसुलेट दैम अगेंस्ट लिटिगेशन ओवर मैटर्स एंड ऑकरेंस। मतलब कि यार अब पार्लियामेंट में इतना कुछ चलता है, कोई भी कुछ बोले तो ये नहीं है, वो उनका प्रिविलेज है। ये नहीं है कि कल को उनको बोल देंगे यार तुमने तो ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यही उनको प्रिविलेज है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी लिबल थ्रू स्पीच, प्रिंटिंग और पब्लिश, आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हो। एंश्योर देयर फंक्शनिंग विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर और कोअर्जन, इंश्योर करता है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, करंटली देयर इज़ नो लॉ दैट कोडिफाइज ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया। अभी कोई लॉ नहीं है जो इस सब प्रिविलेज को कोडिफाई कर सके। प्रिविलेज 5 सोर्स से बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस लॉज ऑफ पार्लियामेंट, रूल ऑफ बोथ द हाउसेज, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब मैंने आपको बताया था प्रिविलेज मोशन कब मूव होता है, बाय अ मेंबर व्हेन ही फील्स दैट द मिनिस्टर हैज़ कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स ऑफ अ केस बाय गिविंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। और जो कमेटी होती है, प्रिविलेज कमेटी भी होती है, लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है। ठीक है, लोकसभा में इसमें जो मेंबर होते हैं वही 15 होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं। ये नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा में स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा। ये वही फंक्शन क्या करती है, इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड रिकमेंड करती है अप्रोप्रिएट एक्शन टू द स्पीकर एंड चेयरमैन। गाइस 4 टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, और रही मई की बात, जो मई की करंट अफेयर की मैगजीन चल रही है उसका भी मैं अभी लेके आऊँगी पार्ट। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। ओके गाइस, बाय बाय।